नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरा पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th का जो 5वां चैप्टर है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक ना। तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक ना। तो आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे दोस्तों। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे चीज को, और हम लोग भी कोशिश करते हैं। ठीक ना। तो हम लोग भी यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक ना। और अच्छे से इसको तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपका चैप्टर नंबर 5 और क्लास 10th साइंस। ठीक है। और चैप्टर का नाम है तत्वों का यहाँ पे आवर्ती वर्गीकरण कर लीजिएगा। ठीक ना। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है। और सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक ना, इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, यानी परिचय। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है। पहला, आवर्तीता तथा आवर्ती गुण। ठीक ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है इसमें। कह रहा तत्वों के गुणों में एक निश्चित अंतराल के पश्चात होने वाली पुनरावृत्ति, यानी तत्व क्या होगा, एक निश्चित अंतराल के बाद फिर वही क्या होगी, वही प्रक्रिया, मतलब बार बार रिपीट होगी। ठीक ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्तीता बोलते हैं। ठीक है। तथा ये गुण आवर्ती गुण कहलाते हैं। ठीक है। तो ये गुण क्या कहलाते हैं, आवर्ती गुण कहलाते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आवर्त सारणी। ठीक ना। बी क्या कर रहा है, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे, पीरियोडिक टेबल। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं आवर्त सारणी को। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर रहा है कि तत्वों को क्रमबद्ध, ठीक ना, करके समान आवर्ती गुणों वाले तत्वों को एक स्थान पर रखने से आवर्त सारणी प्राप्त होती है। ठीक ना। क्या देख रहे हैं कि तत्वों को क्रमबद्ध करके एक समान आवर्ती गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर रखने से आवर्त सारणी प्राप्त होती। ठीक ना। कह रहा अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक ना। अब तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है। कह रहा है जिसमें 92 तत्व जो हैं, ठीक ना, वो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक ना। जिसमें जो 92 तत्व हैं वो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, तो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है। तथा प्रकृति में मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जबकि जो शेष जो बचे होते हैं तत्व ना, वो कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक ना। कृत्रिम विधियों द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। ठीक ना। तो अभी तक जो टोटल है दोस्तों कितने हैं, 92 तत्व, और ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। देखिए जो चैप्टर का नाम है, यहाँ पे इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण। ठीक ना। ये तत्वों का वर्गीकरण जो मेन हेडिंग है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है। यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं क्या कर रहा है, तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता, यानी तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक ना। यानी नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक ना। तो बहुत ज्यादा अगर संख्या हो किसी चीज की, तो उसको देखिए दोस्तों, क्यों उसको वर्गीकृत किया जाता है, क्यों उसको बांट दिया जाता है, इस चीज को आप लोग समझिए। ठीक ना। देखिए इनको बांटा इसलिए गया था क्योंकि इनका अध्ययन बेहतर ढंग से किया जा सके। ठीक ना। जैसे आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे कि जीवों का वर्गीकरण, ठीक ना, तो उनको वर्गीकृत क्यों किया गया था, जिससे कि उनके बारे में आसानी से अध्ययन किया जा सके। जो उनमें एवोल्यूशन हो उनको आसानी से पता किया जा सके।
इन सारी चीजों को लेकर के क्या किया गया था, उनका वर्गीकरण किया गया था। ठीक उसी प्रकार तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। जब तत्व ज्यादा हो गए, उनके बारे में अध्ययन करना मुश्किल हो गया, तो फिर उनको क्या कर दिया गया, वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक ना, जिससे कि इनके बारे में आसानी से अध्ययन किया जा सके। ठीक है, इनको एक एक चीजों के बारे में अच्छे से जानकारी हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसलिए इनका क्या किया गया, तत्वों का वर्गीकरण किया गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे करा प्रारंभ में, ठीक ना, प्रारंभ यानी शुरू में, करा प्रारंभ में केवल एक ही तत्व, केवल कुछ ही तत्व ज्ञात थे। ठीक ना, जो अगर हम शुरू की बात करें दोस्तों, तो शुरू में क्या हुआ था कि शुरू में कुछ ही तत्व क्या थे, ज्ञात थे, तो कोनो दिक्कत नहीं था भाई। ठीक ना, जब 10-12 गो थे तो कोनो दिक्कत नहीं था, 20 गो थे तो कोनो दिक्कत नहीं था। लेकिन जब इनकी संख्या ज्यादा हो गई तो फिर प्रॉब्लम्स होने लगे। ठीक ना, फिर कहा अतः इनको अलग अलग, ठीक ना, अतः इनको अलग अलग अध्ययन करना आसान था। जब देखिए, जब तत्वों की संख्या जब तत्वों की संख्या क्या थी, कम थी, तो इनके बारे में अलग अलग अध्ययन करना क्या था, आसान था। ठीक ना, जब संख्या कम थी तो इनके बारे में अध्ययन करना बहुत आसान था। परंतु समय के साथ नए तत्वों की खोज होती गई। ठीक ना, जैसे जैसे समय गुजरता गया दोस्तों, वैसे वैसे क्या होती गई, तत्वों की खोज होती गई। अतः तत्वों की संख्या में वृद्धि होती गई। जिससे क्या हो गया, जब खोज होने लगा तो तत्व मिलने लगे, जिससे तत्वों की संख्या में क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। ठीक है, अब तत्वों को वृद्धि के आधार पर अलग अलग करके उनके गुणों का अध्ययन करना कठिन हो गया, जटिल कार्य हो गया, बड़ा समस्या हो गया। इस कार्य को आसान या सरल बनाने के लिए तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। ठीक ना, इसी काम के लिए क्या किया गया, तत्वों को वर्गीकृत कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक ना, तो आई बात समझ में, तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यकता पड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे डोबेनाइरर ट्रिक, यानी डोबेरिनर ट्रिक जिसको आप बोलते हैं। ठीक ना, ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक ना, इसको आप अच्छे से समझेंगे, जिसको बोला जाता है डोबेराइनर ट्रिक या ट्रेड्स भी बोला जाता है। ठीक ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डोबेरिनर ने समान गुण, कैसे, तो समान गुण धर्म वाले, ठीक ना, 3 तत्वों का समूह बनाया। ठीक ना, डोबेरिनर ने क्या किया कि समान गुण वाले 3 तत्वों का समूह बनाया, जिसे कहा गया डोबेराइनर त्रिक कहा गया। ठीक ना, और इसी को क्या कहा गया, डोबेराइनर त्रिक कहा गया। करा प्रत्येक त्रिक में डोबेराइनर ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। इसमें क्या किया कि जितने भी तत्व थे उन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, उन्होंने अरेंज किया, रखा। ठीक है, देख सकते हैं डोबेराइनर ने बताया कि त्रिक के 3 तत्वों को उनके परमाणु भार के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु भार पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का लगभग औसतन होता है। ठीक ना, औसतन होता है। करा इसे ही डोबेराइनर का त्रिक का नियम कहते हैं। ठीक ना, और इसे क्या कहते हैं, डोबेराइनर का त्रिक का नियम कहा जाता है। आई बात समझ में, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं इसका उदाहरण। ठीक ना, यहाँ पे इसका जो उदाहरण है क्या कह रहा है, देखिए, एक तरफ लिखा तत्वों के त्रिक समूह तथा उनके परमाणु भार पहले तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार का समांतर माध्य। तो यहाँ देख सकते हैं लिथियम है। ठीक ना, तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 7 है। ठीक ना, और सोडियम का परमाणु क्रमांक 23 है। और यहाँ पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों कितना है, 39 है। ठीक ना, तो कह रहा है कि पहले और तीसरे का, ठीक ना, जब औसतन मान निकाला जाएगा तो यहाँ देखिए लिथियम और पोटेशियम के परमाणु क्रमांक को जोड़ दिया जाए और इनका जो माध्य, समांतर माध्य निकाला जाए। ठीक ना, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि 7 और 39 को जोड़ देंगे तो 46 होगा। ठीक ना, और जितनी जो संख्या रहती है उससे भाग कर दिया जाता है। तो दो संख्याएं हैं तो दोनों से क्या किया जाता है, 46 में जब 2 से भाग कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 23 आ जाएगा। ठीक ना, तो उसमें क्या बताया गया कि पहले और तीसरे का जो परमाणु क्रमांक होगा, ठीक ना, उसका औसतन वैल्यू आएगा बीच वाला। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे 23 आ रहा है। ठीक ना, जो सोडियम का है। ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम और बोरान का है।
ठीक ना, और यहाँ पे आयोडीन का है बात समझ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो औसतन वैल्यू आ रहा है 81.8 आ रहा है, और यहाँ देखिए कितना है 80 है। आ रही बात समझ ना। तो इस चीज को क्या बोला गया, डोबेराइनर का त्रिक बोला गया, ठीक ना। अब निकालते कैसे इसको ना दोस्तों, तो देखिए पहले का जो परमाणु क्रमांक होता है उसको, ठीक है, और जो तीसरे का परमाणु क्रमांक होता है उसको, उन दोनों को क्या कर लिया जाता है, दोनों के परमाणु क्रमांकों को जोड़ लिया जाता है, ठीक ना। और यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक नहीं दोस्तों, इसको परमाणु भार, ठीक ना। देखिए ऊपर लिखना चाहिए, गलती से नीचे लिखा गया है, आप लोग सही कर लेंगे। लिथियम को 7 ऊपर लिखिएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक परमाणु भार जो है कहाँ रखिएगा आप, देखिए परमाणु भार है ना, यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, परमाणु भार। तो परमाणु भार को हमेशा कहाँ रहता है दोस्तों, एलिमेंट के ऊपर रहता है, ठीक ना। तो आप क्या कर लेंगे, इसको ऊपर कर लेंगे, गलती से लिखा गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, कैल्शियम का और आयोडीन का दोनों का ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद से बटा 2 कर देंगे। जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, बीच वाले के औसतन मान के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो ये चीज किसने बनाया था, किसने बताया था, डोबेराइनर ने बताया था, ठीक ना। और इसी नियम को क्या कहा गया था, डोबेराइनर का त्रिक नियम कहा गया था, ठीक ना। कहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम, ठीक ना। क्या होता है न्यूलैंड का अष्टक नियम, इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। देखिए आप इंग्लिश में भी लिखा हुआ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेविस, ठीक है। तो इस चीज को समझिए, करा इस नियम के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व 8वें तत्व के समान गुण वाला होगा, ठीक ना। जो प्रत्येक तत्व होगा वो क्या होगा, 8वें तत्व के समान गुण वाला होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संगीत में 8वीं स्वर पहले स्वर के समान होता है, जो नीचे दिए गए चार्ट या चित्र में स्पष्ट है, ठीक ना। तो यहां आप देख सकते हैं संगीत के स्वर्ग से लिया गया इसको, तो कैसे है, तो देख सकते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक ना। यानी कह रहा है जो यहाँ पहला जो कह रहा है कि इसमें जो देखिए उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए, तो इनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया इसको, ठीक ना। तो कह रहा है जो प्रत्येक तत्व 8वें तत्व के समान गुण वाला होगा। जो ये पहला वाला तत्व किसके समान होगा, 8वें वाला तत्व के, ठीक ना। इसलिए हली ना करब कसफर, ये पहले ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक ना। तो देखिए ये पहले वाले ही पहले ग्रुप में आ जाते हैं ये तत्व, ठीक ना। तो जो लिथियम होगा ना ये दोस्तों, ये किसका गुण रखेगा, सोडियम का, ठीक है। देखिए परमाणु क्रमांक यहाँ देख रहे हैं, सबको यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो आप समझेंगे इस चीज को, ठीक ना, कि इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक तत्व 8वें तत्व के परमाणु तत्व के समान गुण वाला होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार संगीत में 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, ठीक ना। जो नीचे दिए गए चार्ट में देख सकते हैं, तो यहाँ दिखाया जा रहा है संगीत के स्वर, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहला है वो किसके समान है, 8वें के समान है। ये चीज इसमें बताया गया है न्यूलैंड के अष्टक नियम में, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि जो उसका गुण होगा वो पहले तत्व का जो गुण होगा वही 8वें तत्व का गुण होगा, ठीक ना। इसी प्रकार नीचे देख सकते हैं उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि लिथियम के बाद 8वां तत्व कौन आ रहा है भाई, सोडियम आ रहा है, ठीक ना। तो जिसके गुण लिथियम से मिलते हैं, इसके गुण किससे मिलेंगे भाई, तो लिथियम से मिलेंगे, ठीक ना। इसी प्रकार और भी तत्वों में ये गुण समान पाई गई, लेकिन इसका पृथक्करण सफल नहीं हो सका, ठीक ना। लेकिन ये आगे चल करके और तत्वों पे फॉलो नहीं किया, ठीक ना। देखते हैं आगे। अब आगे क्या है, देख सकते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, ठीक ना। क्या है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या कह रहा है, तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कह रहा है मेंडलीव्स ओरिजिन पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को बनाया था, ठीक ना। तो आगे देख सकते हैं तत्वों के, देखिए तत्वों के गुण उनके परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। जो तत्व होते हैं ना दोस्तों, तो जो तत्व होते हैं उनके जो गुण होते हैं ना, उनके किस पे निर्भर करता है, देखिए परमाणु भार पर, ठीक ना, निर्भर करता है। इस तथ्य के आधार पर मेंडलीव ने एक नियम का प्रतिपादन किया
जिसे मेंडलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, अर्थात परमाणु भारों में नियमित अंतराल के बाद समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। फिर कह रहा तथा तत्वों के उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखकर एक सारणी बनाई गई और उसी सारणी को बोला गया मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक ना, तत्वों को क्या किया गया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा गया और एक सारणी बनाई गई जिसे बोला गया तत्वों की आवर्त मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो इसे क्या कहते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग है क्या है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण। जो मेंडलीव का मूल आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण थे कौन थे, जैसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स ओरिजिन पीरियोडिक टेबल। तो पहला देख सकते हैं आप कह रहा है इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है देखिए जो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी ना उसकी बात किया जा रहा है। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनी तो उसमें क्या किया गया कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया। ठीक ना, दूसरा है कह रहा इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम, इस आवर्त सारणी में कितना 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी वर्टिकल कॉलम बनाया गया है। ठीक ना, जिसे क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। याद रखिएगा जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, समूह कहते हैं। तो समूह आता है कि समूह किसे कहते हैं तो बताएंगे कि इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं। तीसरा क्या कह रहा है देख सकते हैं यहाँ पे कि इस आवर्त सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां, ठीक ना, 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। चौथा है एक ही समूह के सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। जो एक ही समूह के जितने भी तत्व होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे मैं पहले वर्ग की बात करूं, हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक ना, तो हलीना ने की रब से फरियाद, इसमें जितने भी एलिमेंट आते हैं उनका सबका क्या होता है, गुण, सभी तत्वों का गुण समान होता है। ठीक ना, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ठीक ना, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो क्या इनका सबका गुण क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, तो क्या है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की उपयोगिताएं। मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है इसकी जो मूल उपयोगिताएं हैं वो क्या है इसको देखेंगे। इंग्लिश क्या है, यूज ऑफ मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पहला क्या है देख सकते हैं, तत्वों के गुणों का अध्ययन करना आसान हो गया। इसके वजह से क्या हुआ कि जो तत्व थे उनके बारे में अध्ययन करना आसान हो गया। दूसरा क्या है, तत्वों के परमाणु भारों का मान, इसको आप मान कर लेंगे। ठीक ना, मान जो गलती से लिखा गया है इसको आप मान कर लेंगे, मान ज्ञात करना आसान हो गया। ठीक ना, तीसरा की बात करते हैं। तीसरा, यह सारणी नए तत्वों की खोज में सहायक है। और जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी है ना, ये क्या है, नए तत्वों की खोज में क्या है, सहायक है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम बात करें दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं मेंडलीव ने सारणी में की जगह खाली छोड़ दिए थे। मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने सारणी में कुछ जगह खाली छोड़ दिए थे। इन तत्वों की खोज भविष्य कहां, इन तत्वों की खोज भविष्य में हुई और इनके गुण वही मिले जो मेंडलीव ने इनके लिए स्थान छोड़ते समय भविष्यवाणी किया था। तो मेंडलीव ने ये सारणी बनाते समय क्या किया था, कुछ तत्वों के लिए उनका स्थान छोड़ दिया था और उसने भविष्यवाणी ये किया था कि जो भविष्य में जो तत्व प्राप्त होंगे ना, सेम इसी के गुण रखने वाले तत्व प्राप्त होंगे। ठीक ना, तो ये रहा मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी की विशेषताएं। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट जो हेडिंग है उसको देखते हैं। कह रहा है देखिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के दोष। अब मेंडलीव के मूल आवर्त सारणी के क्या दोष रहे इस चीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक ना, कह रहा है देखिए डिफेक्ट्स, ठीक ना, या डिमेरिट्स भी बोल सकते हैं आप, मेंडलीव्स ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल।
तो इस चीज को हम देखेंगे यहाँ। पहला क्या है कि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान का न होना, ठीक ना। हाइड्रोजन देखिए, इसने क्या, मेंडलीव ने क्या समझा कि हाइड्रोजन तो आवारा है, ठीक ना, तो इसका कोई स्थान निर्धारित करना बहुत उचित नहीं है, ठीक ना। इसलिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया, ठीक ना। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोजन का निश्चित स्थान का न होना, बेचारे को घर नहीं मिला रहने के लिए, ठीक ना, कहीं कहीं भी रहा करता था, क्योंकि ये आवारा था, घुमा करता था। आप लोग भी जानते हैं, जो ज्यादा घूमता है, आवारागर्दी करता था, उसका कोई घर पे वैल्यू नहीं होता है, ठीक ना। उसी तरह मेंडलीव ने इस पे केयर नहीं किया। दूसरी की बात करते हैं, अक्रिय गैसों के लिए सारणी में कोई स्थान का न होना। जो अक्रिय गैस हैं, जिनके अष्टक कंप्लीट है, उन तत्वों के लिए सारणी में कोई स्थान मेंडलीव ने नहीं दिया, ठीक ना। देखिए, जिनका कोई काम ना हो, क्या करते हैं अक्सर गांव में लोग, कि जिनका कोई काम नहीं रहता उनको अलग घर से बाहर उनको कर देते हैं, ठीक ना। देखिए, जैसे जब क्या होता है, आप देखते हैं अक्सर कि जब वृद्ध लोग हो जाते हैं तो उनको किसी अलग मड़ई में रख देते हैं लोग, ठीक ना। तो वैसे ही क्या किया मेंडलीव ने, कि मेंडलीव को लगा कि जब ये हमारे कुछ काम के लायक है नहीं, जितने भी तत्व हैं उनको क्या कर दूं, इससे बढ़िया कि इस पीरियोडिक टेबल से ही बाहर कर दूं, ठीक ना। तो मेंडलीव ने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैसों के यानी नोबल गैसों को कोई स्थान नहीं दिया, ठीक है। ये रही कमियां। फिर बात करते हैं तीसरा, लेंथेनाइड्स तथा एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों के लिए सारणी में कोई स्थान का न होना, ठीक ना। जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको पीरियोडिक टेबल में कोई स्थान नहीं दिया, ठीक ना। ये क्या रहा, ये मेंडलीव की डिफेक्ट्स रहे, दोष रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग, आधुनिक आवर्त नियम तथा मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी। क्या कर रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यहाँ आप देख सकते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी। अब यहाँ पे नया हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो चीज है वो क्या है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, ठीक ना। जो सुधार हुआ इस चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अब, ठीक है। चलिए, तो क्या कर रहा है, मेंडलीव्स मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल। किसकी बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड की, ठीक ना। तो आइए देखते हैं, कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम को मोजले ने 1913 में प्रस्तुत किया, ठीक ना। और इस नियम के अनुसार क्या हुआ, इस चीज को आप लोग देखिए। कह रहा है कि तत्वों के भौतिक, ठीक ना, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आई बात समझ में। कह रहा है अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की क्या होगी, पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। जब क्या किया जाएगा, एक निश्चित अंतराल के बाद अगर इनको हम क्या करें, इनको सजाया जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों की पुनरावृत्ति होगी, यानी रिपीट होगी, ठीक ना। जैसे आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलिए, करा इस नियम के आधार पर एक सारणी बनाई गई, जिसे क्या कहा गया, जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं, ठीक है। इसी नियम को क्या कहा गया, आधुनिक आवर्त नियम कहा गया। तो देख सकते हैं इस नियम के आधार पर एक सारणी बनाई गई, जिसे मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी या आधुनिक आवर्त नियम कहा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। करा आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण। अब जो आधुनिक मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है ना, उसके क्या लक्षण रहे, इसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसके लक्षण रहे, इसको हम लोग जानेंगे। देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, ठीक है। जो कह रहा है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, उन 10 क्षैतिज पंक्तियों को पुनः 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांटा गया।
जब मेंडलीफ ने अपने उस पीरियोडिक टेबल में क्या किया, संशोधन किया, उसको कमियों को दूर किया, तो उन्होंने क्या किया कि जो 10 क्षैतिज पंक्तियां थी उनको 7 क्षैतिज पंक्तियों में बांट दिया, जिन्हें क्या नाम दिया, आवर्त। ठीक ना। तो पीरियोडिक टेबल में कुल कितने क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, 7 होती हैं, और उन्हीं को क्या कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। ठीक ना। करा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त या पीरियड तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग या समूह कहते हैं। ठीक ना। जो खड़ी जो लाइनें होती हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको ऊर्ध्वाधर, ठीक ना, क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। कह रहा आवर्त 4, 5 तथा 6 को दो दो श्रेणियों में बांटा गया, जिन्हें सम तथा विषम श्रेणियां भी कहते हैं। कह रहा समूह बी तथा ओ को छोड़कर शेष सभी समूह दो दो उप समूहों में बट गया है, जिन्हें उप समूह तथा उप समूह बी कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कह रहा है देखिए, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी से मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी अधिक उपयोगी सिद्ध हुई, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक ना। या कह रहा अथवा हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के किन दोषों को आधुनिक आवर्त सारणी में दूर किया गया, इस चीज को समझेंगे। ठीक ना। तो समझेंगे, बहुत आसान लगेगा दोस्तों। ठीक ना। देखिए आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें हेडिंग में बताने वाला हूं दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक ना। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, एक एक चीजों को समझते चलिए। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी, किसकी, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैस इनको बोलेंगे हीनी अर्कजीरन, ठीक ना, के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक ना। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों यानी नोबल गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में एक अलग से शून्य समूह जोड़कर इन तत्वों को स्थान दिया गया। ठीक ना। लेकिन जब इनका जो संशोधित आवर्त सारणी आया, जो नया वाला आवर्त सारणी आया, उसमें उन्होंने क्या किया, एक जीरो समूह बना करके और उसमें सभी तत्वों को एक स्थान दे दिया। ठीक ना। फिर बात करते हैं, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में लैंथेनाइड्स तथा एक्टिनाइड्स श्रेणी के तत्वों को स्थान नहीं दिया गया, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में सारणी के नीचे यानी उस सारणी के नीचे क्षैतिज कालमों में इन तत्वों को स्थान दिया गया है। ठीक है। कहा, जो नीचे की तरफ जो आप एफ ब्लॉक के जो तत्व पढ़ते हैं ना, उनमें इनको क्या किया गया, स्थान दिया गया। मेंडलीफ की कुल आवर्त सारणी में समस्थानिक तथा संभारिकों के स्थान देने में समस्या आती है। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होने से आधुनिक आवर्त सारणी में एक स्थान तथा संभारिकों को अलग स्थान मिल गया। इससे एक और भी फायदा हुआ कि इनको अलग स्थान मिल गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहां पे करा कि मेंडलीफ, यहां देखिए सेम कलर हो जा रहा है, ठीक ना, इसको इरेज कर दिया जाए। आइए यहां आप देख सकते हैं क्या कि मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी के विशिष्ट तथ्य क्या थे। तो यहां देखिए, साइलेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीफ्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहला क्या है, आप देखिए क्वेश्चन है प्रतिरूपी या निरूपक तत्व। दोस्तों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक ना। इसको आप अच्छे से क्या करेंगे, इसको तैयार कर लेंगे। ठीक ना। हम यहाँ पे VI लिख देना है। ठीक ना। यानी VIP क्वेश्चन है ये। ठीक ना। जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइपिकल एलिमेंट्स। ठीक ना। कह रहा आधुनिक आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त के सभी तत्वों को प्रतिरूपी या निरूपक तत्व कहते हैं। कह रहा ये तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आवर्त प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक ना।
करा उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए बात किया जाए तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है, ठीक ना, और ऐसे ही भी और भी एलिमेंट्स हैं, ठीक ना। करा आवर्त, आवर्त 3 के तत्वों को सेतु तत्व भी कहा जाता है। आवर्त 3 के तत्वों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सेतु तत्व कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि ये तत्व अपने समूह के दोनों उपवर्गों के मध्य, दोनों उपवर्गों के तत्वों के मध्य सेतु या ब्रिज का कार्य करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है कि प्रथम वर्ग समूह, यहाँ पे प्रथम वर्ग के समूह को लिया गया है और यहाँ पे देखिए हॉलीना, यानी यहाँ पे सेतु तत्व है, ठीक ना, और इससे इनको क्या किया गया है? कंबाइन कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं के यानी के, आर, बी, सी, एस और एफ, आर, ठीक ना। यहाँ फर्स्ट वर्ग के हो गए और यहाँ पे फर्स्ट बी वर्ग के तत्वों को कु, अग, औ, ठीक ना। तो यहाँ पे जो डिवाइड करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है भाई? सेतु तत्व, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए, ये देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको काफी अच्छे से आप तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए द्वितीय वर्ग क्या है, यहाँ पे जो है वो क्या है? द्वितीय वर्ग है, यानी द्वितीय समूह है, ठीक ना। कह रहा है यहाँ पे देखिए सेतु तत्व दिया हुआ है, यानी बोरान, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? बोरान है और मैग्नीशियम है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कैल्शियम, एस, आर, बी, ए, आर, ए, इससे ए सेकंड ए के हो गए, किसके हो गए? वर्ग ए का सेकंड वर्ग ए हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे जेडन हो गया, सी डी हो गया, एम जी हो गया, ए सेकंड बी का है, वर्ग बी का है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है विकर्ण संबंध, ठीक ना। विकर्ण संबंध क्या होता है, इस चीज को कह रहा है, ठीक ना, यानी डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, इस चीज को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। तो कह रहा है आवर्त 2 के हल्के तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान आवर्त सारणी के 3 उन तत्वों के गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं जो उनके विकर्णीय अभिमुख कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है? उनके विकर्णीय अभिमुख कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए दीर्घाकार आवर्त सारणी अथवा प्रतिवर्धी आवर्त सारणी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। कह रहा है रंग, बर्नर और बरी नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तत्वों का वर्गीकरण का आधार मानकर एक सारणी बनाई और इस सारणी को ही दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक ना। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी किसे कहेंगे? आप कहेंगे रंग, वर्नर और बरी नामक वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को तत्वों का वर्गीकरण का आधार मानकर एक सारणी बनाई और इस सारणी को ही दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण, ठीक ना। दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण यहाँ पे देखेंगे। क्या कर रहा है? कैरेक्टर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी को 7 क्षैतिज कॉलमों में बांटा गया है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें यहाँ पे देख सकते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ये मैं शुरू में भी आपको बताया था। इन 7 क्षैतिज पंक्तियों को पुनः 18 खड़े कॉलमों में बांटा गया, जिन्हें क्या कहा गया? समूह कहा गया, ठीक ना। तो जहां 7 की आ जाएगी बात वहां आप आवर्त बोलेंगे और जहां 18 की बात की जाएगी वहां पे आप समूह बोलेंगे, याद रखिएगा। आवर्त 6 तथा 14 के तत्वों को सारणी के नीचे क्षैतिज कॉलम में रखा गया, जिसे लैंथेनाइड्स सीरीज कहा गया। जिसे क्या कहा गया? लैंथेनाइड सीरीज कहा गया। आवर्त 7 से 14 तक के तत्वों को सारणी में नीचे क्षैतिज कॉलमों में रखा गया, जिन्हें एक्टिनाइड्स सीरीज कहते हैं, एक्टिनाइड समूह कहते हैं, ठीक ना। इसलिए इनको एफ ब्लॉक में बोला जाता है, एफ ब्लॉक में ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे दीर्घाकार आवर्त सारणी में बांटा गया। क्या देख सकते हैं यहाँ पे? दीर्घाकार आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में बांटा गया, ठीक ना। 4 ब्लॉक का नाम आप लोग याद कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए मैं आपको ट्रिक भी यहाँ पे अच्छे से बता दूंगा, ठीक ना। एस का मतलब आप याद रखेंगे दोस्तों सेवरही ब्लॉक, ठीक ना। एस का मतलब सेवरही ब्लॉक, पी का मतलब पडरौना ब्लॉक,
ठीक है, आप याद रखेंगे। देखिए 4 वर्गों में, यहाँ पे 4 ब्लॉकों में बांटा गया था SPDF, ठीक ना। तो आप पहले वाले को यह नाम याद रखेंगे, सौरही ब्लॉक, पडरौना ब्लॉक, और यहाँ पे D से दोस्तों दुधही ब्लॉक, ठीक ना, और F से दोस्तों फाजिल नगर ब्लॉक, ठीक है। तो इनके 4 नामों से इनको जाना जाता है, यानी SPDF कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों वर्ग या समूह क्या होता है, ठीक ना। वर्ग या समूह क्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में 9 खड़े कॉलम होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ग। यानी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने होते हैं, 9 खड़े कॉलम होते हैं, जिन्हें वर्ग कहते हैं। यहाँ पे देखिए 9 की जगह 8 होना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। देखिए वर्ग की विशेषताएं, कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप क्या होता है, कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुप, ठीक है। पहला, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। जब किसी वर्ग में भी जाया जाएगा तो ऊपर से नीचे आने पर उसकी परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर बात करते हैं दूसरा, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आधात्विक गुण बढ़ता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे संक्रमण तत्व क्या होता है, ठीक ना। आखिर ये संक्रमण तत्व होते क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है, तो हम लोग इस चीज पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक ना। देख सकते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी के D ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक ना। जो दुधही ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। संक्रमण तत्वों के लक्षण निम्नलिखित हैं। संक्रमण तत्वों के लक्षण निम्नलिखित है। पहला क्या होगा, यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन में, देख सकते हैं ए रंगीन आयन बनाते हैं। ये क्या, किसको बनाते हैं, रंगीन आयन को बनाते हैं। दूसरा, ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, झगड़ा लगाने का काम करते हैं, ठीक ना। जो झगड़ा नहीं हो रहा होगा उस झगड़े को भी लगाने का काम करते हैं। ये संकर लवण होते हैं, ठीक ना। क्या होता है, मिली जुली सरकार होती है जिसको संकर लवण बोला जाता है। चौथा कह रहा है ये परिवर्ती संयोजकताओं को प्रदर्शित करते हैं। परिवर्ती संयोजकताओं को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। हो गया। चलिए, तो ये रहा संक्रमण तत्व, ठीक ना। तो याद रखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के D ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक ना। इन्हें इंग्लिश में ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। संक्रमण तत्वों के लक्षण निम्नलिखित हैं। ये रंगीन आयन बनाते हैं, जब भी बनाएंगे क्या करेंगे, रंगीन आयन को बनाएंगे। ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं, ये संकर लवण बनाते हैं, और ये प्रतिवर्ती संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा संक्रमण तत्व, ठीक ना। नेक्स्ट हेडिंग देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है कि आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक ना। आंतरिक संक्रमण तत्व, इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ देख सकते हैं संक्रमण तत्वों के बीच से लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स सीरीज के तत्वों को बाहर निकालकर सारणी के नीचे रखा गया, इसलिए इसे आंतरिक संक्रमण कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक ना। तो ये रहा आंतरिक संक्रमण तत्व। करा परमाणु का आकार, परमाणु त्रिज्या यानी साइज ऑफ एटम, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। देखिए किसी परमाणु की नाभिक तथा उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे परमाणु का आकार, परमाणु त्रिज्या क्या होता है। तो किसी परमाणु क्या बताएंगे कि किसी परमाणु की नाभिक तथा उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु की त्रिज्या कहते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आ जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। ये बात हो गई। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, देखिए आयनन विभव, आयनन ऊर्जा। आयनन विभव को ही क्या कहा जाता है, आयनन ऊर्जा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। करा किसी परमाणु की बाह्य कोश, किसी परमाणु की बाह्य कोश से
एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि किसी परमाणु की बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं या आयनन विभव कहते हैं या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कहा किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान बढ़ता है। फिर कह रहा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। ठीक है, ये रहा क्या, आयनन विभव। फिर बात करते हैं संयोजकता। ठीक है ना, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। कहा कि कोई परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है, कोई परमाणु हाइड्रोजन के जितने परमाणुओं से संयोग करता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए NaH है, MgH2 है और यहाँ पे AlH3 है। ठीक ना, चलिए तो ये रहा संयोजकता। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है दोस्तों, इस चीज को समझिए। यहां पे आपको समझना है इस चीज को। देखिए, कहा कि किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी यौगिक में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो हमने क्या देखा कि किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी यौगिकों में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक ना, फिर आकर किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। जब क्या किया जाता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाया जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है, तथा किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान घटता है। जैसे आप देख सकते हैं इसका उदाहरण में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक ना, यहाँ पे 1, 1.5, 2 और 1.8, 3, फिर 3.5, 4 इस प्रकार से होता है। ठीक ना, तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता होता है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर का अंतिम जो हेडिंग है दोस्तों वो क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है इस चीज को समझेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, यहाँ पे इस चीज को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं डिफिनीशन में क्या है। करा किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। हो गया ना, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हमने हेडिंग को इसमें क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको जहां भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए और उसको फिर रीओपन, फिर उसको दोबारा चालू कीजिए और फिर वहां से उस चीज को समझिए। ठीक ना, और पूरा इसका नोट्स बना लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में पूरे दिलो जान से लग जाइए। और ये आपके लिए बेहतर मौका है, ये आपको चांस मिला है और इस चांस को आपको पूरे अच्छे तरीका से प्रूव करके दिखा देना है कि आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक ना, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जितना बताया, जो भी हेडिंग बताया, सब बस इसमें उतना ही पढ़ना है। ठीक ना, और आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके उसके जो बेल आइकन को दबा लीजिए और उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ठीक ना, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो आया उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।